अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम वक़्त में कुछ हमने जब जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस याही अफरीदी ने इमरान टू जजेस की ना सिर्फ वाट लगा दी है बल्कि उनको आड़े हाथों लिया है और आड़े हाथों लेते हुए उनको जनाब आइन और कानून का पाठ, आइन और कानून की चपेड़े मार मार के पढ़ाया है। जो दिलचस्प सिचुएशन थी जुडिशल कमीशन के इजलास में वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से थी कि जस्टिस याही अफरीदी ने इनफैक्ट तमाम इमरानदारों को इस बात का वाज़े और दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया कि पायन एक गंद जड़ा ना किसी होर था ते जाके पाओ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के गंद की अब कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसे याही अफरीदी ने जो टोन जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर अपनाई थी वो बहुत सारे इमरानदार जजेस के लिए भी सरप्राइज था। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जनाब जस्टिस याही अफरीदी इस तरह का डंडा चुकड़ेंगे आइन और कानून का और इस डंडे से ऐसी फेंट लगाएंगे, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन इस इजलास के अंदर जो कुछ हुआ वो अपनी मिसाल आप है। मैं आपको भी इस इजलास की तमाम तर तफसीलात से आगाह करूंगा, किसने कौन सी बात की, किसने कौन सा नुक्ता उठाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरी नजर में कि क्या जस्टिस याही अफरीदी साहब की तरफ से जो आइन और कानून का पाठ पढ़ाया गया है वो इमरानदारों की समझ में आया है, और अगर इमरानदारों की समझ में आया है तो फिर उनकी तरफ से मुस्तकबिल के अंदर कौन सा रद्द-ए-अमल होगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि इन तमाम लोगों ने किसी भी तरीके से सिस्टम को नहीं चलने देना। इनकी आंखों पर पट्टी बंध चुकी है ईमानदारी की, और चूंकि ये पट्टी बंध गई है वो पट्टी को एक खास मंसूबे के तहत ज़ेन साजी करते हुए बांधा गया है। लिहाजा इस पट्टी का जल्द अज जल्द उतरना मुझे मुमकिन नजर नहीं आता, और इसका एक सबूत भी उस वक्त सामने आता है जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास जारी होता है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इस अहम तरीन नौयत की डेवलपमेंट को नेशनल मीडिया के ऊपर जगह नहीं मिली। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो सारे के सारे इमरानदार हैं इन्होंने अपनी हरकतों से इतनी जल्दी बाज नहीं आना, और चूंकि इनका काम ही रखना अंदाजी करना है, और इस वक्त तमाम इमरानदारों की जो चुभन है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो है 26वीं आईनी तरमीम की। क्योंकि ओहो पार्लियामेंट ने अपनी रिट को कैसे इस्टेब्लिश किया, पार्लियामेंट की इतनी जुर्रत कैसे हुई जनाब कि वो हमारे बारे में कानून साजी करे, पार्लियामेंट की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि जनाब वो शाह जी की जगह पर अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे, और उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया जाए ताकि शाह जी का रास्ता मुस्तकबिल के अंदर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहे। अब ये जो चुभन है वो जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब उनकी तरफ से जो 2 खतूत लिखे गए हैं उसके अंदर वाज़ेह है। और फिर दमाद की तकलीफ को अगर सुसर ने महसूस नहीं करना तो जनाब किसने महसूस करना है। और सुसर साहब ने भी दरखास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी कोई पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अगर करीब तरीन अजीज का जिक्र किया जाए तो वो जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उनको इस बात का भी इजहार या उनको इस बात का इदराक हो चुका है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनकी तरफ से जो स्टैंड लिया गया है वो स्टैंड इतना ज्यादा वैलिड नहीं है। हालात और वाकयात जो सब्सटेंशियल सिचुएशंस होती हैं वो सब्सटेंशियल एविडेंस के ऊपर भारी हो जाती हैं। जनाब जवाद ख्वाजा साहब ने जिस मौके पर यह दरखास्त दायर की थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमानदारी अरूज पे थी, हम ख्याली अरूज पे थी, और जनाब याही अफरीदी साहब के उस बेंच के अंदर तो शामिल नहीं थे। लेकिन जनाब जवाद ख्वाजा साहब को इस बात का उस वक्त भी अंदाजा था कि जनाब ये जो मिलिट्री कोर्स वाला मामला है इसको मैं किसी तरीके से हैंडल कर लूंगा। मंसूर अली शाह साहब के ऊपर उस वक्त एतराज हो गया था, मंसूर अली शाह साहब उस बेंच से अलग हो गए थे। अब चूंकि इस केस की समाअत होनी है 8 दिसंबर को, 8 या 9 दिसंबर को फिक्स किया जस्टिस अमीनुद्दीन ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह भी हैं, और उन्होंने इस मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेशन जो लतीफ़ खोसा ने दायर की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब अर्ली हियरिंग कर ले, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक दरखास्त दायर की है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दरखास्त में जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की इस्तदा की है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, जब तक मेरा जो रिश्तेदार है वो जस्टिस चीफ जस्टिस नहीं बन जाता,
उस वक्त तक जनाब आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसने मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है वो नहीं सुनना। अब मिलिट्री कोर्ट्स के केस का 26वीं आईनी तरमीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से दूर दूर तक कोई बात नहीं की गई। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। 26वीं आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद है अदालतें और अदालतों को स्ट्रीमलाइन करना। अब चूंकि इस केस का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर यही बात समझ में आती है कि इसका बुनियादी मकसद यानी इस मौके पर इस दरखास्त का लाने का बुनियादी मकसद है कि 26वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़ा किया जाए और उसके लिए जस्टिस जवाद ख्वाजा का नाम, चूंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, उनका नाम सामने आना बहुत ही ज्यादा मानी खेज होगा। लिहाजा मंसूर अली शाह साहब उनके मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए ये दरखास्त को दायर किया गया है। अदरवाइज इसका ओरिजिनल केस के साथ कोई जो है ना वो मैच नहीं पड़ता। और यही इस बात का सबूत है कि ये जो ईमानदारी है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना शायद इस मौके पर मुमकिन नहीं है और ये मामले ने यहाँ पर रुकना नहीं है। इस जैसी दरखास्तें भी आ रही हैं मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से, जनाब धमकियाँ भी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी एक रेजोल्यूशन पास की है और उन्होंने उसके लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और उन्होंने जनाब मंसूर अली शाह साहब के खत का हवाला भी दिया है और उस खत की तौसीक भी की है। उनका कहना है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और दीगर जो रूल्स बनाने के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब चूंकि ये एक हाइप क्रिएट हो गई और फिर उस हाइप को एड्रेस करना जरूरी था। जुडिशल कमीशन का इजलास में दो बुनियादी पहलू थे इस इजलास के। एक ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो जनाब आयशा मलिक साहबा का इखराज हुआ है उनकी जगह पर एक नए जज साहब की तकर्री करनी थी और जस्टिस शाहिद साहब को शामिल कर लिया गया है अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर। अब वो आयशा मलिक साहबा को वहां पर रिप्लेस करेंगे और ये जो पहला एजेंडा था ये पाया तकमील तक पहुंच गया। दूसरा एजेंडा था हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। इस नुक्ते के ऊपर दो चीजें सामने आई। एक ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत का हवाला दिया जुडिशल कमीशन के इजलास में और उनका ये कहना था कि मैंने दो खत तहरीर किए हैं जुडिशल कमीशन को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और मैंने उसके अंदर उनसे इस बात की इस्तदा की है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर लिया जाए और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट के इशू को देखा जाए। हाँ, उस वक्त तक जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो रूल्स हैं उनको तय कर लिया जाए कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो वो इन रूल्स के तहत होगी। इसके ऊपर जनाब याही अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये बात बावर कराई कि रूल्स कमेटी जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के टेन्योर के अंदर ही आपकी सरबराही के अंदर रूल्स को डिजाइन कर चुकी है और उन रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट के अंदर अगर चीफ जस्टिस की जो नशिस्त है वो खाली होगी तो उसके लिए भी टॉप मोस्ट 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम आएंगे और उनमें से एक जज की तकर्री की जाएगी। इसी तरीके से मुतलका हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी जज की असामी खाली होगी तो 3 जजेस का पैनल आएगा और उन 3 जजेस में से 3 जो वकला हैं, 3 एप्लीकेंट्स हैं या उनके सीवीज आएंगे और उन 3 में से एक बंदे को मुकर्रर कर लिया जाएगा। लिहाजा जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से रूल्स तय कर लिए गए हैं। लेकिन अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक रूल्स को 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक कंपेटेबल उससे बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो कमेटी है वो असर नौ जो है वो तश्कील दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि याही अफरीदी साहब ने जनाब मंसूर अली शाह साहब को ये बात बावर कराई है कि जनाब अब रूल्स के लिए जो कमेटी बनेगी वो मैं खुद बनाऊंगा और आप उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। और ये पहला अदम एतमाद है जो जस्टिस याही अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर किया है और बरमला किया है। दूसरा नुक्ता है 26वीं आईनी तरमीम का। उसके ऊपर जनाब याही अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को ये बात बावर कराई कि जनाब आपने ख़त तहरीर किया है, वो ख़त मुझे मौसूल हो गया है, लेकिन जुडिशल कमीशन वो फोरम नहीं है जहां पर इस तरह के नकात को उठाया जाए। जुडिशल कमीशन बुनियादी तौर पर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है, हाई कोर्ट्स की। इसके अंदर किसी तरह के
आईनी नकात को नहीं उठाया जा सकता। आईनी नकात को उठाने का जो फोरम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी, और उस कमेटी के अंदर ही ये चीज को डिसाइड किया जाएगा कि मैटर को किस तरीके से एड्रेस करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी आईनी मामले के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है, और इस हवाले से मैंने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो जजेस कमेटी के अक्सरियती मेंबर हैं उनकी तरफ से जो डिसीजन दिया गया था, उनकी तरफ से जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया गया था कि फुल कोर्ट को नोटिफाई किया जाए, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, और उसको अगर नोटिफाई कर दिया जाएगा तो तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जनाब याही अफरीदी साहब ने उनको बताया कि जनाब जब मैंने आपको ये बात पहले कह चुका हूं कि ये मुतलका फोरम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये मैं गुजारिश कर दूं कि ये जो फुल कोर्ट है इसको बनाने का इख्तियार भी मेरी, आपकी और मुनीब अख्तर की सरबराही में बनने वाली कमेटी में नहीं है। इस फुल कोर्ट इजलास को बुलाने का इख्तियार भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बनने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी को है, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल हैं, और जिसमें जमाल खान मंदोखेल साहब शामिल हैं। ये तीन जजेस इस बात का तयन करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं उन्होंने फिक्स कब होना है, और उसके लिए जो बेंचेस हैं वो कौन से तश्कील दिए जाएंगे। क्या वो 7 रुकनी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर मौजूद है वो 7 रुकनी बेंच काफी है, या वो ये समझते हैं कि इस मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और अगर वो ये समझते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी इस मामले को रेफर करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम कमेटी को, और उनकी सिफारिश के ऊपर ही फुल कोर्ट बनाया जाएगा। और ये जो जवाब आया जस्टिस याही अफरीदी साहब की तरफ से ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जस्टिस याही अफरीदी साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू हैं, और उन्होंने अपना वजन पार्लियामेंट के पलड़े में डाला है, और उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया है और कहा है कि जनाब पार्लियामेंट की कानून साजी को अगर हमने देखना है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट की तरफ से जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो कोर्स ऑफ एक्शन को डिजाइन किया गया है, उसी के तहत चलना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही इस बात का फैसला करना है कि आईनी मुकदमात के लिए किस तरह का बेंच बनेगा। अगर वो ये मुनासिब समझते हैं कि 7 रुकनी बेंच ही मामले को देखेगा तो वो 7 रुकनी बेंच ही देखेगा। अगर वो कहते हैं कि जनाब फुल कोर्ट देखेगा तो फुल कोर्ट देखेगा, लेकिन डिसीजन असल में जो सिफारिश काम करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वालों की करेगी। और मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस याही अफरीदी साहब की तरफ से ये जो तसल्ली कराई गई है जनाब मंसूर अली शाह साहब की, जनाब मुनीब अख्तर साहब की, वो मेरा ख्याल है उनकी समझ में आ गई होगी। लेकिन ये काम, ये जो गेम शुरू हुई है इसने महज यहां तक खत्म नहीं होना। गेम इज नॉट येट ओवर। जिस तरीके से मैंने आपको जवाद ख्वाजा साहब की मिसाल दी है, जिस तरीके से मैंने आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मिसाल दी है, इसी तरीके से ये जो मुख्तलिफ फनियन हैं ये अपना फन उठाते रहेंगे, लेकिन उन फनों को कुचलना ये अब याही अफरीदी साहब का काम है। और मुझे ये जो डेवलपमेंट सामने आई है, इस डेवलपमेंट ने इस बात को आज मुझे इसका यकीन दिला दिया है कि ये जो याही अफरीदी साहब हैं ये इस तरह के फनियर्स का फन कुचलने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। कोई फन चुप कहते सही। और मैं उनकी तरफ से ये जो पैगाम सामने आया है आज कि एक गंद पाइन के होड़ था जाके पाओ, मेरी मौजूदगी के अंदर मैं आपको इस तरह का गंद नहीं डालने दूंगा। मेरा ये ख्याल है कि समझने वालों के लिए भी ये इशारा बहुत काफी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समझ हो सही। और मुझे लग ऐसे रहा है कि अगर ये समझ वैसे नहीं आएगी जिस तरह आनी चाहिए, तो जिस तरीके से आज आइन और कानून का पार्ट, आइन और कानून की चपेड़े मार के पढ़ाया गया है, बिल्कुल वैसे ही ये अमल जारी रहेगा। और उसके बाद ही शायद तसल्ली होगी, उसके बाद ही शायद समझ में आएगी। और ये वक्त मुझे ज्यादा दूर नहीं लगता, बहुत जल्द ही ये टाइम भी आ जाएगा। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।